फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल लक्ष्म। आज की मैं वीडियो लेके आया हूँ जीरो एफआईआर के ऊपर। फ्रेंड्स, हम में से एफआईआर का मीनिंग तो हर कोई जानता है, बट शायद जीरो एफआईआर का मीनिंग बहुत कम जानते होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बेसिकली क्राइम होते हैं, जितने भी क्राइम होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में बांटा जाता है। फर्स्ट कॉग्निजेबल, सेकेंड नॉन कॉग्निजेबल। कॉग्निजेबल मीन्स मोर डेंजरस क्राइम, वो थोड़े ज़्यादा खतरनाक होते हैं इन कंपेयर ऑफ नॉन कॉग्निजेबल। नॉन कॉग्निजेबल मीन्स जो कि कम खतरनाक होते हैं। जैसे कि अगर सपोज कि आपका मोबाइल गुम हो जाता है, खो जाता है, तो उसमें से सिम का मिसयूज होने का खतरा है। या फिर हम मानते हैं कि जो हमारे कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स लॉस्ट हो जाते हैं तो कोई ना कोई शायद उसका मिसयूज कर सकते हैं। मीन्स कि डॉक्यूमेंट्स हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मिल जाएंगे तो भी ठीक है। बट हाँ, अगर नहीं मिलेंगे तो उसका मिसयूज हो सकता है। या फिर हम बात करें कि अगर मैं अगर टेनेंट हूँ, लैंडलॉर्ड में अगर कोई दो थप्पड़ मार के हमें अगर निकाल देता है, तो वो ऐसे मामले होते हैं कि जिनमें सेटलमेंट या कॉम्प्रोमाइज़ पॉसिबल है या किया जाता है। या किसी को सपोज कि किराएदार को अगर मकान मालिक ने बाहर निकाल दिया बिना किसी रीजन से, तो उनके बीच में हाथापाई हुई, या आपके मेरे बीच में थोड़ी हाथापाई हो गई, मुक्का मुक्की तू मैं हो जाती है छोटी मोटी, तो ऐसे जो बेसिकली केस होते हैं इन्हें कहा जाता है कि नॉन कॉग्निजेबल क्राइम। और इनके रिगार्डिंग जो रिपोर्ट फाइल की जाती है, जो रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है पुलिस स्टेशन में, उन्हें कहते हैं कि नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, जिसे इन शॉर्ट में हम एनसीआर भी कहते हैं। मीन्स कि जो भी नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट के रिगार्डिंग जो भी कंप्लेन या कंप्लेन दर्ज कराई जाएगी, उसे बेसिकली इनका बेसिक रूल है कि जिसमें पुलिस होती है वो उतना सीरियसली होकर इन्वेस्टिगेट नहीं करती है। और इसमें क्या है कि 90 डेज के अंदर पुलिस अपने से सीनियर ऑफिसर को, मीन्स कि मजिस्ट्रेट को कहती है कि मामला नॉर्मल था तो इसको छोड़ दिया जाए। या फिर इसको होता क्या है कि 90 दिन के बाद भी ही जो इस एनसीआर की जो रिपोर्ट होती है, इसका केस बना के कोर्ट में स्टेट वर्सेस अनट्रस्ट के नाम से पेश किया जाता है। और जो अप्लीकेंट होता है जिसने रिपोर्ट करवाई है, उसको एक नोटिस इशू किया जाता है कि कोर्ट में अपीयर होने का। जिस दिन वो कोर्ट में अपीयर होता है, उस दिन कोर्ट में उसको बता दिया जाता है कि आपका अभी तक मोबाइल नहीं मिल पाए हैं या डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल पाए हैं, एंड टिल द टाइम जब हमें मिलते हैं इस फाइल को हम क्लोज किया जा रहा है। तो यानी कि इस मामले में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत नहीं होती है। अब सेकंड हम बात करते हैं, लेकिन अगर कोई सीरियस क्राइम होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप, डकैती, किडनैपिंग या मारने की धमकी दे दी, या फिर कोई डकैती करके कोई डॉक्यूमेंट्स लेके भाग गया, तो डॉक्यूमेंट्स लेके भाग गया, उन केसेस में तो हम नॉन कॉग्निजेबल केस तो कराएंगे नहीं, क्योंकि उसने तो डकैती की है ना, तो उसने मोर सीरियस क्राइम किया है। तो इस केस में होगा क्या कि अंडर सेक्शन 154 में एफआईआर लॉन्च की जाएगी, और जिसे हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी कहते हैं। अब जो सेक्शन 154 है उसमें कहा गया है कि हर हाल में पुलिस को एफआईआर लिखना ही लिखना है इन कॉग्निजेबल केसेस। वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं लिखूंगा, मतलब कि पुलिस को हर हाल में अंडर सेक्शन 154 और सीआरपीसी में एफआईआर लिखना ही जरूरी है। अब मामला आता है कि भले ही जो कंप्लेनेंट है वो अपनी जुरिडिक्शन में रहता है या किसी नहीं रहता। मीन्स कि कंप्लेन अगर किसी दूसरी जुरिडिक्शन में है जहाँ पे उसका थाना नहीं लगता है, वहाँ पे भी अपनी कंप्लेन करवा सकता है, चाहे उसके जुरिडिक्शन में पुलिस स्टेशन हुआ है कि नहीं है। तो वही बात करता है जीरो एफआईआर की बारे में। मतलब मीन्स की जो पुलिस स्टेशन है वो ये कह के नहीं छोड़ सकता कि ये जो एरिया मेरे जुरिडिक्शन में नहीं आता है इसलिए मैं एफआईआर नहीं लिख सकता, उसको तो हर हाल में एफआईआर लिखना ही लिख। अब जो एफआईआर लिखी जाती है, तो ये तो है नहीं कि आप पहले पर्सन है जिसके खिलाफ एफआईआर लिखी जा रही है। एफआईआर की काफ़ी और भी बंदे हैं जिनके खिलाफ एफआईआर होगी, तो जिनका भी एफआईआर लॉन्च की जाती है उसका एक पुलिस स्टेशन में सीरियल नंबर बनाया जाता है। सपोज कि एक सीरियल नंबर है 420/2020, जो कि आप दिखाता है कि जो आपकी एफआईआर है वो लॉन्च की गई है 420 सीरियल नंबर पे, और बटा 2020 मीन्स कि 2020 में जो एफआईआर है इस ईयर में रजिस्टर्ड की गई है। इस एफआईआर नंबर की बहुत वैल्यू होती है। हर पुलिस स्टेशन का एक अपना एफआईआर नंबर होता है जो कि जुरिडिक्शन वाइज चेंज होता रहता है। एंड सेकेंडली, आज के टाइम पे तो आप ऑनलाइन भी एफआईआर नंबर को चेक करें तो पूरी एफआईआर चेक हो सकती है। तो इसके मतलब कि जो भी एफआईआर नंबर हो गया आपका, वो सीरियल नंबर से पहचाना जाएगा कि कौन से थाने में लगता है और कौन सा इसका नंबर है। इस एफआईआर नंबर की बहुत वैल्यू होती है। लेकिन हम बात करते हैं अब जीरो एफआईआर के बारे में। जैसे कि फ्रेंड्स, अभी आपने लेटेस्ट देखा कि सुशांत राजपूत के केस में जो इंसिडेंट था वो बॉम्बे में हुआ है, और उनके फादर रहते थे पटना में। तो उनके फादर ने पटना में एफआईआर करवा दी थी, जिसको बाद में बॉम्बे महाराष्ट्र पुलिस को सौंप दिया गया। तो फ्रेंड्स, होता क्या है कि जहाँ पे हम इंसिडेंट हुआ है और जहाँ पे कंप्लेंट रहता है, तो ये जरूरी नहीं है कि उसे अपनी जुरिडिक्शन में ही एफआईआर कराना जरूरी है। तो उस केस में क्या हुआ कि सूर्य सिंह राजपूत के फादर पटना में रहते थे, तो उन्होंने पटना में एफआईआर लॉन्च करा के बाद में उस केस को
महाराष्ट्र पुलिस को ट्रांसफ़र कर दिया गया। यानी कि अगर एक पुलिस स्टेशन किसी बाहर के जनरली क्या होता है कि जो एक पुलिस स्टेशन है वो बाहर के किसी दूसरे पुलिस स्टेशन के एफआईआर नहीं लिख सकता, लेकिन अगर बाहर वाला कोई जुरिस्डिक्शन का बंदा अगर कंप्लेन लिखवाने आता है तो अगर वो मना कर देगा एफआईआर लिखने से तो पुलिस वाले पे अपने आप ही केस चल जाएगा कि भाई अपने एफआईआर लिखी नहीं। तो उसको क्या करना है इस केस में कि जो भी कोई बाहर की जुरिस्डिक्शन का बंदा एफआईआर लिखवाने आएगा तो उसको एक एफआईआर लिखी जाएगी और उसके आगे उसका नंबर दे दिया जाएगा 0, और वो 0 नंबर में एफआईआर लॉन्च करके वो एफआईआर जो होगी वो कंसर्न जुरिस्डिक्शन को भेज दी जाएगी, जो कि बाद में उसको नंबर कर दिया जाएगा। अब ऐसे ही हम देखते हैं हुआ था आसाराम बापू जी के केस में कि जब वो उनका राजस्थान पुलिस में जब वो लड़के उसके फादर एफआईआर करवाने गए तो हो सकता है कि किसी पॉलिटिक्स इन्फ्लुएंस की वजह से उन्होंने एफआईआर लिखने से मना कर दिया। तो फिर हुआ क्या कि उनको लड़की और उनके फादर को दिल्ली आके एफआईआर करनी पड़ी, क्योंकि हो सकता है कि राजस्थान पुलिस को आसाराम बापू जी की जान पहचान होगी, वहाँ पे उनकी चलती होगी, तो शायद वहाँ पे एफआईआर लॉन्च नहीं की होगी। बट दिल्ली में तो उनको कोई मतलब नहीं है ना कि उनसे कोई जानते हैं या नहीं जानते हैं। उनका काम था कि उन्होंने एफआईआर लॉन्च की और लॉन्च करके जस्ट उन्होंने आगे राजस्थान पुलिस को फॉरवर्ड कर दी और उसको नंबर दे दिया गया 0। अब काम होता है राजस्थान पुलिस का शुरू कि अब उसको उस एफआईआर पे इन्वेस्टिगेट करनी है, और फिर जब एक बार एफआईआर हो गई तो कोर्ट में मामला आ गया तो फिर तो किसी की नहीं चल पाएगी, चाहे फिर वो कोई भी बड़ा इन्फ्लुएंस पॉलिटिकल बंदा ही क्यों ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर कोई इंसिडेंट होता है और उसकी कंप्लेंट करवाई जाती है दूसरे पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में, तो इसे ही हम जीरो एफआईआर कहते हैं। होता क्या है कि जो पुलिस स्टेशन की जो जुरिडिक्शन है वो तो हर 10-15 किलोमीटर में चेंज होती रहती है, और ये मोस्टली काम आते हैं ड्यूरिंग ट्रैवलिंग। जैसे मैं अगर दिल्ली से हिमाचल जा रहा हूँ, रहता मैं दिल्ली हूँ बट मेरे से जाते थे हिमाचल में कोई इंसिडेंट हो जाता है या ऑन द वे कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि मुझे दिल्ली में एफआईआर करानी होगी, मैं ऑन द वे जो पुलिस स्टेशन है वहाँ एफआईआर करवा सकता हूँ, जो कि उस एफआईआर को 0 नाम दे दिया जाएगा और बाद में जहाँ मेरा लोकल रेजिडेंस है उस पुलिस स्टेशन को ये ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, और फिर जो काम जो इन्वेस्टिगेशन का होगा सारा लोकल जुरिस्डिक्शन की पुलिस का होगा। यानी कि जो भी अगर कोई सीरियस क्राइम होता है जैसे रेप मर्डर हो गया, तो होता है क्या कि अगर अपनी जुरिस्डिक्शन का एफआईआर लिखना होगा तो इतनी देर में तो जो एविडेंस होगी वो टैंपर भी की जा सकते हैं, या फिर जो लोकल पुलिस स्टेशन है हो सकता है कि वहाँ पे जिस क्रिमिनल के अगेंस्ट आप एफआईआर करने जा रहे हो उसकी अच्छी पहुँच हो, आपका क्या पता केस ही रजिस्टर ना करें। तो इस केस में क्या है कि आप दूसरे पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट एफआईआर करवा सकते हैं जिसको 0 नंबर दे दिया जाएगा, मतलब कोई सीरियल नोट नहीं करेंगे। उसके बाद जो भी कंसर्न पुलिस स्टेशन आपके एरिया का उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसकी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी जाएगी। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये आज की वीडियो पसंद आई होगी, और आपको पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस आपको टाइम